पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है और ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो 6 फंडामेंटल राइट्स होती हैं हमारी। तो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है? पहली राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक डिफाइंड है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 एंड फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 तक। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स होती क्या है? सबसे पहले बात तो फंडामेंटल राइट कोई भी एक ऐसी राइट जिसे अगर हम नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें, बुक की लैंग्वेज में नहीं, तो ऐसी राइट्स जो कि किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने की पावर देती हैं, ठीक है, क्योंकि इन राइट्स के बिना कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है और इन राइट्स के बिना कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक बात नोट की हो तो जहाँ पे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स से आर्टिकल 30 खत्म होता है, वहाँ से 31 इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है। 32 से 35 तक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 क्या पहले था, अब नहीं है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था, ठीक है, पहले था, अब नहीं है। इसको अमेंडमेंट से हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब ये आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है राइट टू प्रॉपर्टी एंड इट इज ए लीगल राइट, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि वो लीगल राइट हो गया है। अगर सही शब्द हम उसका इस्तेमाल करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आर्टिकल 300A में डिफाइंड है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अमेंडमेंट से बना दिया गया, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक नॉलेज। अब हम इस बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज हेविली इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर से हमारी ली गई हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से बोरो किया है, बोरोड फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देन दीज राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे आर कंसिडर्ड essential for the development of the personality of every individual and to preserve human dignity। इसको essential इसलिए बताया गया है क्योंकि ये किसी भी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद करती है और ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखने के लिए मदद करती है, ठीक है। So now fundamental rights are included in part 3 which is also known as the Magna Carta। part 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है लिस्ट ऑफ राइट्स, ठीक है। तो क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है, इस वजह से मैग्ना कार्टा कहते हैं पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को। Now, these rights are called fundamental rights because they are justiciable in nature, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated। Justiciable का मतलब ये है कि जिसको लॉ जस्टिफाई करता है। अगर मान लो किसी भी पर्सन की कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि भाई हमारी ये राइट वायलेट हुई है और आप इसको एनफोर्स कराएं। इसलिए इन राइट्स को जस्टिशिएबल कहा जाता है। सेलिएंट फीचर्स हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के, उसे देख लेते हैं। सो FRs आर प्रोटेक्टेड, यानी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर इसका वायलेशन होता है तो वी कैन गो टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द सेम। नाउ FRs आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल देम और पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जो पार्लियामेंट है, जो कि लॉज बनाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर द कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू द रीजनेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन कोर्ट के पास, पार्लियामेंट ने तो चलो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कोर्ट के पास भी पावर होती है कि
रीजनेबिलिटी यानी कि रिव्यू करने, जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो रिव्यू करने की कि ये जो लगाई गई रिस्ट्रिक्शन, इन रिस्ट्रिक्शंस के पीछे का कारण क्या है और ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ये सही है ये नहीं सही है। तो कोर्ट के पास ही पावर होती है, अगर सही है तो वेल एंड गुड रिस्ट्रिक्शंस लगी रहेंगी, और अगर नहीं सही है तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट है एफआईआर्स आर जस्टिफिएबल। ये तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि लॉ इसको जस्टिफाई करता है, और कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अगर उसकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। देन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सारी फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी की वजह से सस्पेंड किया जा सकता है। सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बाकी सारी राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसी भी मिलिट्री रूल अगर लगाया गया है तो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स पे लगाया जा सकता है, ये एक रीज़न हो सकता है रिस्ट्रिक्शन लगाने का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेलिएंट फीचर्स थे फंडामेंटल राइट्स, और हमने देखा कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स होती हैं। अब इसके आगे का यानी आर्टिकल 12 के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।